इंपोर्टेंट है। अगर वो पूछता कि स्किनर कहाँ के निवासी, अमेरिका के, स्किनर के सिद्धांत कौन सा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, नैमित्तिक। ये जो मैंने नैमित्तिक लिखा है, ये जो 69,000 वाला जो सुपर टेट हुआ है, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है, तो हमें बताना स्किनर। अब उसके बाद वो ये पूछता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है या आरएस कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है, तो स्किनर बताने। अब स्किनर ने प्रयोग किस पे किया, तो आपको बताना चूहा और कबूतर पर। और स्किनर जो जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसका नाम रखा था स्किनर बॉक्स। अब उसके बाद यहां पर समझना मैंने लिखा क्या है। उसने बताया कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में किस पर बल दिया है, तो हमें बताना पुनर्बलन पर। और आपसे ये पूछे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो हल बताने। और ये पूछे बल किसने दिया, तो स्किनर। दोनों अलग अलग है। अगर उसने पूछा पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो CL हल। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, सीखना वाली सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको कल वाली वीडियो में मैंने आपको सीखना पढ़ा दिया, सीखना का अर्थ पढ़ा दिया था, सीखने की परिभाषा और सीखने की प्रक्रिया और सीखने के सिद्धांत, दो प्रकार के, व्यवहारवादी और संज्ञानात्मकवादी। आज की जो वीडियो हम पढ़ रहे हैं, तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको पावलोव और थॉर्नडाइक पढ़ा दिया था। आज वाली वीडियो हम पढ़ेंगे स्किनर से आगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात यहाँ पर आती है स्किनर। अब वो ये पूछेगा स्किनर निवासी कहाँ के हैं, तो हमें बताना है अमेरिका। कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। लेकिन बात यहां पर ये आती है इसके सिद्धांत की। तो स्किनर के सिद्धांत में सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा दोस्तों आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। फिर उसके बाद एक और आ रहा है RS कंडीशनिंग थ्योरी। अब उसके बाद वो अगर ये पूछता है कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया है, तो इन्होंने प्रयोग दो चीजों पे किया, एक तो चूहा और एक कबूतर। अब इन्होंने एक बॉक्स का प्रयोग किया था जिसका नाम था स्किनर बॉक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हम देखते हैं दोस्तों, तो नोट डाल के हम देखेंगे, तो इनका थोड़ा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन पर बल दिया है। उसके बाद दूसरा इन्होंने दोस्त कहा है स्किनर व्यक्ति की प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बलन देने की बात करता है। तीसरी बात वो दोस्तों कर रहा है यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के
प्रभाव के नियम पर आधारित है। एक और आपसे कहेगा इस सिद्धांत के आधार पर स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि अभिक्रमित अनुदेशन, यहां पर थोड़ा इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। अब वो अभिक्रमित अनुदेशन की बात करेगा तो दोस्तों हमें बताने बीएफ स्किनर इसके जनक। अब इसका जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना है। अब उसके बाद वो एक और क्वेश्चन पुटअप ये कर रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कितने हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 5 है। पहला है लघुपदीय का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है तात्कालिक प्रतिपुष्टि का सिद्धांत, उसके बाद नेक्स्ट है स्वगति का सिद्धांत, और लास्ट में आएगा छात्र परीक्षण का सिद्धांत। अब उसके बाद वो एक और क्वेश्चन पुट ये कर सकता है अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार से। इसके जो प्रकार हैं दोस्तों वो 3 हैं। पहला जो प्रकार है वो रेखीय है, और इसके जो जनक हैं दोस्तों वो हैं बीएफ स्किनर। दूसरी जो बात करते हैं दोस्तों वो है शाखीय, अभिक्रमित अनुदेशन। इसके जो जनक हैं वो है नॉर्मन, एक क्राउडर। तीसरे जो है मैथेटिक्स,
अभिक्रमित अनुदेशन, इसके जनक हैं थॉमस एफ गिलबर्ट। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो अगर वो ये पूछता है कि इसका जो विकास हुआ है तो मनोविज्ञान की समस्याओं से, इसका जो विकास हुआ है प्रशिक्षण की समस्याओं से। अगर वो ये कहता है कि इसका विकास हुआ है गणित की समस्याओं से, समझना है। स्किनर पूरा पढ़ाया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पूछता कि स्किनर कहाँ के निवासी, अमेरिका के। स्किनर के सिद्धांत कौन सा? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, नैमित्तिक। ये जो मैंने नैमित्तिक लिखा है, ये जो 69,000 वाला जो सुपर टेट हुआ है उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के जनक कौन है, तो हमें बताना है स्किनर। अब उसके बाद वो ये पूछता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है या आरएस कंडीशनिंग थ्योरी के जनक कौन है, तो स्किनर बनाने। अब स्किनर ने प्रयोग किस पे किया, तो आपको बताना चूहा और कबूतर पर। और स्किनर जो जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसका नाम रखा था स्किनर बॉक्स। अब उसके बाद यहां पर समझना मैंने लिखा क्या है। उसने बताया कि स्किनर ने अपने सिद्धांत में किस पर बल दिया है, तो हमें बताना पुनर्बलन पर। और आपसे ये पूछे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो हल बताने। और ये पूछे बल किसने दिया, तो स्किनर। दोनों अलग अलग है। अगर उसने पूछा पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो CL हल। ये पूछे पुनर्बलन पर बल किसने दिया, तो BF स्किनर। स्किनर व्यक्ति की प्रत्येक अनुक्रिया पर पुनर्बल देने की बात करता है, चाहे वो सही करे या गलत करे, लेकिन उसे फीडबैक जरूर देनी चाहिए। उसके बाद वो ये कहता है कि देखो ये वाला जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये कहता है कि स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो हमें बताना स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है और पावलोव का साचर परिवर्तन। अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट जाता है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। स्किनर ने अपने सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका एक अपना अलग चैप्टर है, पर मैंने यहां पर थोड़ा बहुत डिफाइन कर दिया है। स्किनर ने यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके आधार पर लाया गया, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत। इसके जनक कौन है, BF स्किनर। अब ये पूछिए अभिक्रमित अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अब उसके बाद वो ये कहता है कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कितने, तो हमें बताने 5। पहला लघुपदीय का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का तात्कालिक स्वगति उच्छाद। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो यहां से 3 ले रहा है और एक अपोजिट ले रहा है और ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अब उसके बाद वो ये पूछिए अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार कितने दोस्तों, तो हमें 3 बताने। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन जिसके जनक BF स्किनर है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन जिसके जनक नॉर्मन क्राउडर है, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन जिसके थॉमस एफ गिलबर्ट है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास मनोविज्ञान की समस्याओं से हुआ, साखी अभिक्रमित अनुदेशन के बाद प्रशिक्षण की समस्याओं से हुआ और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन का विकास गणित की समस्याओं से हुआ। इसके जनक नॉर्मन क्राउडर, इसके जनक थॉमस एफ गिलबर्ट है। स्किनर ने प्रयोग जो किया था उस बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स। 2 पे प्रयोग किया, चूहा और कबूतर। निवासी कहाँ के, अमेरिका के। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें। साफ करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, पहला थॉर्नडाइक पढ़ा दिया, दूसरा पावलोव, तीसरा स्किनर। अब नेक्स्ट आता है पुनर्बलन का सिद्धांत।
इसके जनक है Cl हल। अब यहां पर जो पुनर्बलन वैसे देखा जाए सामान्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब जो दो प्रकार का होता है वो कौन कौन सा होता है? एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। पहला होता है सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक होता है। लेकिन अगर वो बात करता है विशिष्ट रूप से, तब भी ये दो प्रकार का होता है। एक होता अंतराल पुनर्बलन और एक होता है अनुपात पुनर्बलन। अब जो अंतराल पुनर्बलन होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? इसको समझे। यह पुनर्बलन कुछ समय के बाद की गई अनुक्रिया पर दिया था। की गई अनुक्रिया पर दिया जाता है। अगर वो कहता है कि अनुपात पुनर्बलन जो होता है यह पुनर्बलन प्रत्येक कार्य के बाद की गई अनुक्रिया पर दिया था। की गई अनुक्रिया पर दिया था। अब एक और तरीके से पढ़ते अन्य में, दो प्रकार का होता है ये भी। एक होता विच्छिन्न पुनर्बलन और दूसरा होता अविच्छिन्न पुनर्बलन। इसको समझें। यह पुनर्बलन व्यक्ति की प्रत्येक अनुक्रिया को पुनर्बलन न देकर कुछ विशिष्ट अनुक्रियाओं को दिया जाता है। विशिष्ट अनुक्रिया को दिया जाता है। अविच्छिन्न क्या होता है दोस्तों? यह पुनर्बलन व्यक्ति की प्रत्येक अनुक्रिया को दिया जाता है। चाहे वह सही हो, चाहे वह सही या गलत हो,
समझना, बड़ा अच्छा पाठ पढ़ा है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? CL ने। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम लिखिए, क्लार्क लियोनार्ड हल। बात ये कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के हैं। अब पुनर्बलन होता क्या? एक तरह से इसको हम फीडबैक ही बोल सकते हैं, पृष्ठपोषण भी बोल सकते हैं। अगर वो पूछे पुनर्बलन क्या होता है तो इसको फीडबैक भी बोल सकते हैं। जब एक व्यक्ति कार्य करता, कार्य करने के बाद उससे ये बताया जाए कि आप कार्य सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसको पुनर्बलन या फीडबैक का नाम दिया था। अब हल ने क्या किया था? दो प्रकार का पुनर्बलन बताया सामान्य रूप से, जो नॉर्मल चलता रहता है जीवन के प्रत्येक पल पर, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर मान लेते आपने कोई कार्य किया और कार्य करने के बाद मैंने आपको बोला शाबाश बहुत अच्छे, कौन सा है? सकारात्मक। अगर मैंने बोला चुप हो जाओ तो मैं कुछ नहीं आता, कौन सा है? जब आपको डांट लगाई जाए तो नकारात्मक, तब आपको मोटिवेट किया जाए सकारात्मक। लेकिन विशिष्ट रूप से पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, जो दो तरीके से आता है। एक तो समय के आधार पर दिया जाए, कार्य के आधार पर। दो तरीके से होते हैं, एक होता है अंतराल पुनर्बलन और एक होता है अनुपात पुनर्बलन। एक होता है अंतराल पुनर्बलन, एक होता है अनुपात पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन वो पुनर्बलन होता है जो कुछ समय के बाद दिया जाता है। अब समझना, हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं, पावलोव की बात करते हैं, और दूसरा हम बात करेंगे थॉर्नडाइक और स्किनर। अब बात यहां पर यह समझेंगे, जब पावलोव को जब कुत्ता था तो उसमें जब घंटी बजती थी उसके बाद भोजन मिलता था, समझना, घंटी फिर उसके बाद भोजन और फिर उसके बाद क्या आती थी? ये तीन प्रक्रिया चलती थी, पहला, दूसरा, तीसरा। अब पहले घंटी के बाद जब भोजन मिल रहा था तो समय के बाद भोजन मिल रहा था, कार्य के बाद? पहले घंटी है, घंटी के बाद भोजन है, फिर भोजन के बाद ला रहा है। तो जो घंटी बजने के बाद जब उसे भोजन मिल रहा था तो समय के बाद मिल रहा था या कार्य के बाद मिल रहा था? कार्य के बाद। हाँ, कार्य के बाद हो। देखो, अब जो पावलोव की घंटी बजने के बाद भोजन जो मिल ला रहा है वो समय के बाद आ रहा है, कार्य के बाद आ रहा है? दूसरी बात, थॉर्नडाइक और स्किनर ने दोनों ने इसको पिंजड़े में बंद कर दिया था। पिंजड़े में बंद होने के बाद बाहर भोजन बचा था, भोजन उसको मिलता है। तो जो पावलोव को जो भोजन कुत्ते को मिल रहा है वो समय के बाद मिल रहा है क्या कार्य के बाद मिल रहा है? समय के बाद मिल रहा है। तुक्के लग गो के वैसे? हाँ। अब थॉर्नडाइक और स्किनर के जो चूहा और बिल्ली को जो भोजन मिलता है वो कार्य के बाद मिलता है, समय के बाद मिलता है? कार्य के बाद मिले। और पावलोव की को समय के बाद। लॉक कर दे पीछे। अब समझना, एक अध्यापक शिक्षण कार्य करते समय अपनी क्लास के एक छात्र को प्रत्येक अनुक्रिया या प्रत्येक कार्य के बाद पुनर्बलन देना चाहता है। कौन सा पुनर्बलन आएगा? और कुछ समय के बाद। अब बताओ, पावलोव का समय लॉक कर दें? पावलोव का समय देखो, जब पावलोव के कुत्ते को यह पता था कि पहले घंटी बजेगी, उसके जस्ट 3 या 4 सेकंड बाद भोजन आएगा, फिर जस्ट मुझे भोजन मिलेगा, फिर क्या आएगी? पावलोव का कुत्ता यहां पर कोई क्रिया कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है? वो तो चुपचाप खड़ा है। घंटी बजेगी तुरंत भोजन आएगा। लेकिन थॉर्नडाइक और स्किनर का चूहा और बिल्ली तो उछल कूद कर रहे हैं ना। जब उछल कूद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? और जब तक उछल कूद करके पिंजड़ा खोल नहीं लेंगे तब तक भोजन मिल जाएगा। तो अगर वो ये पूछे पावलोव के सिद्धांत में किस पुनर्बलन का प्रयोग किया गया, थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांत में किस पुनर्बलन का प्रयोग किया गया? ये कुछ समय के बाद, आप चाहे कोई अनुक्रिया करें या न करें, आप सवाल का आंसर दें या न दें, मुझे हर 3 मिनट पर आपको कमेंट करना है
नेगेटिव या पॉजिटिव, कौन सा है? अंतराल। जब आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तभी मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पुनर्बल दूं, कौन सा है? अब विच्छिन्न और अविच्छिन्न पुनर्बल समझे। दो प्रकार के अनुकरण हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। व्यक्ति सीखते समय दो प्रकार के अनुकरण करता है, सही और गलत। जब हम सही और गलत यानी प्रत्येक अनुक्रिया को पुनर्बलन दें, कौन सा कहला रहा है? यह पुनर्बल व्यक्ति की प्रत्येक अनुक्रिया को दिया जाता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। कौन सा पुनर्बल कहलाएगा? विच्छिन्न पुनर्बलन वो पुनर्बल कहलाएगा। आप अपने जीवन में बहुत सारी अनुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन जो आपको सही लगे उसी पे मैं आपको कमेंट करूंगा। बहुत अच्छी आपकी सीटेट की तैयारी, केवीएस की तैयारी, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। जो विशिष्ट अनुक्रिया को दिया, जो आपको लानी है, वो कौन सा हमारा? और जो प्रत्येक अनुक्रिया को दिया जाए, जो सही और गलत है, वो कौन सा है? अंतराल अनुपात पता चल गया, सकारात्मक और क्लियर है। कुछ समय के बाद दिया जाएगा अंतराल अनुपात, कुछ कार्य के बाद दिया जाएगा, कुछ अनुक्रिया को दिया जाएगा और विशिष्ट प्रत्येक अनुक्रिया को दिया जाएगा। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? आगे चलते हैं। व्यवहारवाद में इतने, अब चलते हम संज्ञानात्मकवादी पर। इसमें पहला पढ़ेंगे हम क्षेत्र का सिद्धांत। अब इस क्षेत्र के सिद्धांत को हम जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक कौन है? कर्ट लेविन। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है चिन्ह का सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत, साइन का सिद्धांत, इन तीनों के जनक कौन है? टॉलमैन। उसके बाद दोस्तों आएगा सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसके जनक कौन है? वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की ने एक और सिद्धांत दिया था, ZPD, जॉन प्रोक्सी मेंटल सिद्धांत, जिसका नाम है समीपस्थ विकास का सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके जनक हैं दोस्तों अल्बर्ट बंडीग्रा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मनु सामाजिकता सिद्धांत। इसके जनक हैं एरिक। उसके बाद दोस्तों उसने पुटअप किया है संज्ञानात्मक।
विकास का सिद्धांत, इसके जनक हैं जीन पियाजे। अब इसकी अवस्थाएं कितनी हैं? वो 4 हैं। वो ये पूछे इसमें संशोधन किसने किया है, तो हमें बताना जोरोम ब्रूनर ने। अगर ये पूछे जोरोम ब्रूनर की अवस्थाएं कितनी हैं, तो हमें बतानी है 3। जीन पियाजे वाले चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रूनर को यहीं पर डिफाइन कर दे रहे हैं हम। अब इसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, वो पहली है इनेटिव, दूसरी है आइकॉनिक और तीसरी है सिंबॉलिक। इनको देख लेंगे बाद में। उसके बाद वो पुटअप करता है भाषा, विकास का सिद्धांत। इसके जनक हैं चॉम्स्की, और चॉम्स्की के अनुसार भाषा कैसी होती है? जन्मजात। चॉम्स्की के अनुसार होती है। उसके बाद वो पूछ रहा है नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके जनक कौन है? लॉरेंस। कोहलबर्ग। अगर वो ये पूछता है कि इसके स्तर कितने हैं, तो दोस्तों हमें बताने 3। अगर दोस्तों वो ये पूछता है इसकी अवस्थाएं कितनी हैं, तो बतानी 6। अगर ये पूछे अन्य अवस्थाएं कितनी हैं, तो हमें बतानी 5। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, समझना। अगर वो पूछता है कि क्षेत्र का सिद्धांत या जीवन धारा का सिद्धांत या लाइफ स्पेस के सिद्धांत से किसको जाना जाता है? कार्ट लेविन को। पूरा नाम लिख लेना अगर आप चाहो तो। कार्ट लेविन को माना था। अगर वो पूछता है चिन्ह का सिद्धांत, प्रतिदर्श का सिद्धांत या साइन का सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली इन दोनों से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कार्ट लेविन किसके अंतर्गत आता है, तो हमें बताना है। अगर वो पूछता है टॉलमैन किसके अंतर्गत आता है, तो फिर हमें बताना है। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दोनों से। सामाजिक विकास के सिद्धांत से देखो, जब भी इसकी बात होगी तो आपको एक तो समाज, समुदाय और सामाजिक अंतःक्रिया, उसके बाद आता संस्कृति और रहन सहन, बहुत कुछ। यानी जब भी इसकी बात होगी तो समाज से संबंधित जितने भी तत्व होंगे वो। अब इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था जेडपीडी। अच्छा, जेडपीडी का मतलब ये होता है कि जेडपीडी का मतलब ये होगा कि जब बालक का जन्म होगा, जन्म लेने के बाद वो सबसे पहले किसके संपर्क में आएगा, फिर उसके बाद किसके संपर्क में आएगा, फिर उसके बाद किसके में। तो सबसे पहले बालक माता पिता के में, फिर भाई बहन के में आएगा, फिर पड़ोसी के में, फिर समाज के में, फिर विद्यालय, फिर मित्र मंडली। समीपस्थ विकास का सिद्धांत ये कहलाता है। अगर उसके माता पिता ने अच्छी आदतें सिखाई है उसे, तो समाज में रहकर वो अच्छी आदतें सीखे। अगर समाज में अगर उसके माता पिता ने गलत आदतें सिखाई हैं, तो वो गलत आदतें सीखेगा। यानी वाइगोत्स्की का कहना ये था कि बालक जिसके संपर्क में सबसे पहले आए, उसने उस सामाजिक विकास की जैसे नींव रखी हो, उसी के आधार पर उसका आगे का समाज विकास चलता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। अच्छा, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं, ये दोनों 69 यार जो सुपर टेट हुआ उसमें आप पूछेंगे। इस सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? बल्लानर में। मनोसामाजिकता का सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन। शायद इन्होंने 9 अवस्थाएं बताई हैं और इन्होंने 3 अवस्थाएं। इन्होंने जो 3 अवस्थाएं बताई हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन्होंने जो 9 अवस्था बताई, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वो इनकी अवस्थाएं पूछे इसने कितनी बताई, तो इन्होंने भी 3 बताई हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था
और किशोर अवस्था। जो 28 दिसंबर की शिफ्ट हुई है तुमसे पूछा तो गया कि वाइगोत्स्की के अनुसार किस अवस्था में एक बालक समाज उसका सक्रिय सदस्य बन जाता है। अब इधर की बात करें, संज्ञान विकास का सिद्धांत किसने, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे को अलग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर वो पूछे उसकी अवस्था कितनी, 4 है, लेकिन संज्ञान विकास में संशोधन किसने किया है तो हमें बताना जोरो ब्रूनर ने। ब्रूनर ने कितनी अवस्था बताई, 3 होते हैं, इनेटिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। उसके बाद भाषा विकास का सिद्धांत आता है चॉम्स्की, और चॉम्स्की में भाषा कैसी होती है, जन्मजात होती है। फिर उसके बाद नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके जनक लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने भी अपना अलग से चैप्टर दिया, उसको भी अलग से पढ़ेंगे। अगर ये पूछे नैतिक विकास के सिद्धांत में स्तर कितने, 3 है, परंपरागत, पूर्व परंपरा, उत्तर परंपरा। पहला आएगा पूर्व परंपरा, दूसरा परंपरा, तीसरा उत्तर परंपरा। अगर पूछे अवस्थाएं कितनी तो 6 अवस्थाएं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, आत्म अभिरुचि अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अच्छा लड़का या लड़की, सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक अनुबंधन। अन्य अवस्थाएं 5 हैं, पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित, परंपराओं को धारण करने वाली, आधारहीन और आधार युक्त। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये था। अब नेक्स्ट जो चलते हैं, हम चलते हैं अंतर्दृष्टि वाले से, साफ करने से। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट आ रहा है वो जरा इंपोर्टेंट है। कौन? आधुनिक मनोविज्ञान के तो विलियम जेम्स है, वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। आधुनिक के तो जनक विलियम जेम्स है, प्राचीन के अरस्तु हैं। गलत कहां से पढ़ रहे हैं? अगर वो पूछे कि मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है तो विलियम जेम्स है, प्राचीन पूछे तो अरस्तु, वो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के पूछे तो गुस्ताव नर्सन है। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है जो इंपोर्टेंट है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है दोस्तों सूझ का सिद्धांत। अचानक का सिद्धांत, समझ का सिद्धांत, आरोपण का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, समग्राकृति का सिद्धांत, कूड़ाकार का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी, और नेक्स्ट में आएगा गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। इतने नामों से एक ही सिद्धांत को जाना जाता है। इनमें से कोई सा भी नाम आए तो मान लेते हैं इनके सबके जनक हैं कोहलर, कोफका। अब वो ये पूछेगा इन तीनों की पहचान किससे हो रही है दोस्तों, तो इन तीनों की पहचान होती है गेस्टाल्टवाद से। अब वो ये पूछेगा कि गेस्टाल्टवाद को इंग्लिश में इनसाइट बोलते हैं, जिसका अर्थ कूड़ाकार, समग्राकृति या प्रत्यक्षीकृत होता है। क्या होता है?
अगर वो ये पूछता है कि गेस्टाल्टवाद किस देश का है, तो हमें बता देना है जर्मनी का है। अब वो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये भी पूछ सकता है कि गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी है, तो हमें बताना है वर्दीमर। अगर ये पूछे गेस्टाल्टवाद में प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो हमें बताना कोहलर। अब उसके बाद वो ये पूछेगा कोहलर ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, तो चिंपैंजी, जिसका दूसरा नाम था सुल्तान या वनमानस, जो सीटेट की 29 दिसंबर को पूछा गया, उसमें पूछा गया। अब वो ये पूछेगा कोहलर ने जो प्रयोग किए हैं वो कितने प्रकार के किए हैं, तो हमें बताने हैं 2 प्रकार के। एक है बॉक्स संबंधी और दूसरा है दोस्तों छड़ी संबंधी। अब समझे पहले इसको, ये जो मैंने लिखा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगा है, कंपलसरी 100% एक मिलेगा। अंतर्दृष्टि, सूझ का, अचानक सा, समझ का, आरोपण का, प्रत्यक्षीकरण, समग्राकृति, पूराकार, इनसाइड, गेस्टाल्टवाद। इनमें से कोई सा भी एक शब्द आए उसके जनक कोहलर, कोपका और वर्दीमर माने जाते हैं। यानी ये सारे सिद्धांत एक ही हैं और इन सबके जनक कोहलर, कोपका और वर्दीमर ही माने जाते हैं। लेकिन इन तीनों की जो पहचान होती है वो गेस्टाल्टवाद से होती है। अगर उसने पूछा है कि आरोपण का सिद्धांत किसने दिया, एक ऑप्शन में ये है ए, बी ऑप्शन में ये है, सी ऑप्शन में ये और डी ऑप्शन में ये, तो राइट आंसर हमें कौन सा लगाना, क्योंकि इन तीनों की जो पहचान है वो गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद पापा जी इनके 3 बेटे हैं। अब वो ये पूछेगा कि गेस्टाल्टवाद को इंग्लिश में इनसाइड बोलते हैं और इनसाइड का शब्द करते क्या। देखो मान लेते हैं पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन बनना है, अगर किसी ऑप्शन में जब भी क्वेश्चन इसका बनेगा ना तो गेस्टाल्टवाद शब्द लेगा, या तो देखो या तो इस वाले शब्द को लेगा वो, या इसको लेगा, या फिर इस वाले को लेगा। इन तीनों से संबंधित जब भी पेडागोजी का क्वेश्चन बनाएगा तो उसके जिस ऑप्शन में या तो पूराकार या समग्राकृति या प्रत्यक्षीकृत एक शब्द जरूर होगा, राइट आंसर होगा। इनका कहने का मतलब ये था कि जब बच्चे के सामने समस्या आ रही है, मेन बात यहां पर ये होती है कि जब बच्चे के सामने समस्या आ रही है तो उस समस्या को टुकड़ों में बांट के मत रखो उसके सामने। बीएफ स्किनर ने अविक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत दिया तो उन्होंने ये कहा था कि बच्चे के सामने जो भी समस्या हो या पाठ्य सामग्री हो उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करो। लेकिन कोहलर, कोपका, वर्दीमर, गेस्टाल्टवाद ने ये कहा कि नहीं, अगर समस्या चाहे कितनी भी बड़ी सही, उसको पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष, पूर्ण और समग्र रूप से उसके सामने एक बार में रख दो, उसके साथ में अचानक से अंतर्दृष्टि के द्वारा, सूझ और समझ के द्वारा वह समस्या का समाधान निकाल लेगा। वो कौन सा सिद्धांत कहलाता, अंतर्दृष्टि का। अगर वो ये पूछे कि सिद्धांत के आधार पर एक बालक के सामने समस्या को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट, गेस्टाल्टवाद, इनमें से कोई सही। गेस्टाल्टवाद किस देश का है तो हमें बताना है जर्मनी का है। कई बार पूछा गया गेस्टाल्टवाद शब्द की नींव किस देश में रखी गई है, जर्मनी में। किसने रखी है? अगर वो पूछता है कि गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी है तो वर्दीमर ने, लेकिन प्रयोग किसने की है। देखो मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाता हूँ, जब भी आयोग पढ़ाता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ नींव। मान लेते हैं हम एनसीटी की बात करते हैं। एनसीटी की स्थापना 1973 में हुई थी, लेकिन दर्जा किस ईयर में मिला तो 1995 में। अब एनसीटी की जो नींव रखी गई थी जो 1973 में, उसको हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन दर्जे का मतलब दोस्तों ये होता है कि उस पर कार्य करना स्टार्ट हो गया है। अब नींव रख के वर्दीमर तो चली गई, अब बिल्कुल उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन उसकी बागडोर, उसको चलाने का काम किसने किया था। और कोहलर ने इसमें प्रयोग किए थे 2 प्रकार के, छड़ी संबंधी और बॉक्स संबंधी। अब बॉक्स संबंधी कैसा प्रयोग किया था, उन्होंने ये कहा था कि एक कमरे में चिंपैंजी को बंद कर दिया जिसका नाम सुल्तान या वनमानस रखा गया था,
और उसमें छोटे छोटे बॉक्स डाल दिए गए 3, और उसके जो लेंटर होता है कमरे का उसमें केले लटका दिए गए। अब उसको बंद कर दिया गया, तो जब चिंपैंजी ने केले को देखा तो वो ऊपर से उछलने लगा, लेकिन वो पकड़ने में असमर्थ था। लेकिन वो जब थक गया, उनको पकड़ने में असमर्थ था, तो एक बॉक्स पर बैठ जाता है, और बॉक्स पर बैठने के बाद वो अपने आप को ये पता है कि मैं जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ हूँ। फिर वो एक बॉक्स पर खड़ा होता है, फिर उससे थोड़ा ऊपर करता है, तो वो थोड़ा उसके नज़दीक पहुँच जाता है। फिर थोड़ी देर बैठता है, फिर उसके दिमाग में ये आता है कि इस बॉक्स को क्यों ना इसके ऊपर रख लूँ। फिर थोड़ा उसके ऊपर रखता है तो थोड़ा और ऊपर हो जाता है। फिर वो उस तीसरे वाले बॉक्स को भी रखता है और उन केलों को प्राप्त कर देता है। ये जो बॉक्स रखने का जो आइडिया आया है वो अचानक से समझ के द्वारा, सूझ के द्वारा आया है कि भैया ये कैसे हो रहा है। इसको गेस्टाल्टवाद ने अंतर्दृष्टि, इंसाइट और गेस्टाल्टवाद ने नियम दिया। छड़ी संबंधी की बात करें, यहाँ पर उसको एक जेल में बंद कर दिया जाता है, जेल के बाहर केले रख दिया तो उसमें एक छड़ी डाली जाती है जो टूट के जुड़ भी जाती है। जब उसे यहाँ पर ये केले दिखाई दे रहे तो उसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केले उसके दूर रहते हैं। फिर वो उस छड़ी से खेलता है जो उसमें होती है, तो जब छड़ी ऐसी होती है वो ऐसे मुड़ जाती है, अचानक खेलते खेलते वो एक समय ऐसे जुड़ जाती है। तो उसने देखा कि ये छोटी है, छोटी के बाद बड़ी होगी। अब बड़ी होने के बाद फिर दोबारा से उसने छड़ी को किया तो फिर दोबारा से 3 की हो जाती है। तो ये जो छड़ी अकस्मात से जुड़ रही है वो यही तो अचानक से सूझ के द्वारा, उसको नाम दिया गया। अगर किसी समस्या का समाधान अचानक से मिले, मान लेते हैं आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, आपने पूरे कमरे में देखी लेकिन आपकी चीज़ मिल ही नहीं पा रही है, आप थक कर जब बैठ जाते हो थोड़ा रिलैक्स माइंड से सोचते हो तो अचानक से याद आता है अरे उस वाली चीज़ को तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया। तो ये जो सारी बातें हैं मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब किसी समस्या का अचानक से समाधान मिल जाना, क्या नाम दिया गया। जब हम किसी कार्य को करते करते थक जाते हैं लेकिन वो कार्य हमारी समझ में नहीं आ रहा, फिर थक कर बैठने से अचानक से किसी समस्या का समाधान मिल जाना, क्या नाम दिया गया। नींव किसने रखी है। प्रयोग कोलन ने कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। किस में प्रयोग किया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये 29 दिसंबर की जो सीटेट की शिफ्ट हुई है उसमें पूछा गया कि गेस्टाल्टवाद में कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था, तो वनमानस राइट ऑप्शन उसमें आया था। अगर वनमानस न है, चिंपैंजी न है, ये थे दोस्तों सीखने के सिद्धांत। जो पहले मैंने कल वाली वीडियो में आपको थोंडा को पावला पढ़ा दिया सीखने में, इस वाली में मैंने पूरा खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो हम सीखने के वक्र और विकासात्मक वक्र पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।